टाइम डायलेशन। टाइम डायलेशन के कॉन्सिक्वेंसेस को हम अगर इस वीडियो में देखने की कोशिश करें तो कंसिडर करते हैं कि हमारे पास एक कार है जो कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी v के साथ मूव कर रही है और इस कार के अंदर एक ऑब्जर्वर a बैठा हुआ है और इस कार को हम एस प्राइम फ्रेम बोल देते हैं क्योंकि ये एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, तो इसको हम एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोल सकते हैं मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी v। और इस ऑब्जर्वर के पास एक घड़ी है जिससे वो इस फ्रेम के अंदर टाइम की मेजरमेंट करेगा। हम कंसिडर करते हैं कि इस फ्रेम एस प्राइम के अंदर एक इवेंट अकोर होता है और ऑब्जर्वर ए क्या देखता है कि ये वाला इवेंट एट ए टाइम t1 प्राइम के ऊपर अकोर होता है। थोड़ी ही देर के बाद उसी जगह के ऊपर, स्पेस चेंज नहीं हुई, उसी जगह के ऊपर इवेंट दोबारा फिर से अकोर होता है और ऑब्जर्वर ए इसकी दोबारा मेजरमेंट करता है और वो ये कहता है कि अब की बार ये वाला टाइम t2 प्राइम के ऊपर अकोर हुआ है। अब ये जो हमारे पास दो टाइम अकोर हुए हैं, एक t1 प्राइम के ऊपर और एक t2 प्राइम के ऊपर, इन दोनों के दरमियान का जो टाइम इंटरवल है जो कि ऑब्जर्वर ए ने मेजर किया है उसको हम प्रॉपर टाइम इंटरवल बोलेंगे, क्योंकि जब ऑब्जर्वर और इवेंट्स के दरमियान रिलेटिव मोशन मौजूद ना हो तो उस मेजरमेंट को हम प्रॉपर मेजरमेंट बोलते हैं। अब ऑब्जर्वर भी एस प्राइम फ्रेम के अंदर है और दोनों इवेंट भी एस प्राइम फ्रेम के अंदर ही अकोर हुए हैं, तो इसकी वजह से हम कहते हैं कि ये जो टाइम इंटरवल है ये हमारे पास प्रॉपर टाइम इंटरवल होगा बिकॉज देयर इज नो रिलेटिव मोशन बिटवीन ए एंड इवेंट्स। ये जो प्रॉपर टाइम इंटरवल है इसको हम टी नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं जो कि फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम इन एस फ्रेम के बराबर होगा, तो टी नॉट इज इक्वल टू t2 प्राइम माइनस t1 प्राइम। अब हम मजीद कंसिडर करते हैं कि हमारे पास ज़मीन के ऊपर एक ऑब्जर्वर खड़ा है जिसको हम बी का नाम देते हैं। चूंकि ये वाला ऑब्जर्वर अब रेस्ट के ऊपर मौजूद है तो हम कहते हैं कि ये एक इनर्शियल फ्रेम एस के अंदर मौजूद है जो कि एक मूविंग फ्रेम एस प्राइम के अंदर होने वाले इवेंट्स की मेजरमेंट करेगा। ऑब्जर्वर भी उसी सेम इवेंट की मेजरमेंट कर रहा है जो कि एस प्राइम फ्रेम के अंदर अकोर हुए हैं। ऑब्जर्वर बी क्या देखता है कि जो पहली बार इवेंट है वो टाइम t1 के ऊपर अकोर हुआ है, क्योंकि अब ऑब्जर्वेशन हमारे पास एस फ्रेम के अंदर है तो अब हमारे पास टाइम की या स्पेस की प्राइम कोऑर्डिनेट्स नहीं आएंगे। तो वो क्या देखता है कि पहला इवेंट t1 के ऊपर अकोर हुआ है और जो दूसरी बार इवेंट अकोर हुआ है वो उसी जगह के ऊपर टाइम t2 के ऊपर अकोर हुआ है। अब चूंकि इवेंट और ऑब्जर्वर बी के दरमियान एक रिलेटिव मोशन मौजूद है तो इसकी वजह से जो टाइम ऑब्जर्वर बी मेजर करेगा उसको हम रिलेटिविस्टिक टाइम या डायलेटेड टाइम बोलेंगे। इसको डायलेटेड या रिलेटिविस्टिक टाइम क्यों बोलते हैं? बिकॉज अकॉर्डिंग टू बी जो क्लॉक एस प्राइम फ्रेम के अंदर है वो स्लो रन करेगी एज कंपेयर टू क्लॉक इन एस फ्रेम, और जो टाइम एस प्राइम फ्रेम के अंदर ऑब्जर्वर ए ने मेजर किया था उसको हम टी नॉट बोल रहे थे और जो टाइम एस फ्रेम के अंदर ऑब्जर्वर बी ने मेजर किया था उसको हम टी बोल रहे थे, और इन दोनों टाइम्स के दरमियान जो रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है उसको हम टी इज इक्वल टू गैमा टी नॉट बोलेंगे। अब चूंकि गैमा की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 होती है तो मतलब टी नॉट को किसी न किसी क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो डायलेटेड टाइम के बराबर आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो टी होगा वो ऑलवेज ग्रेटर देन टी नॉट होगा, यानी कि डायलेटेड टाइम इज ऑलवेज ग्रेटर देन प्रॉपर टाइम। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम यूं कह सकते हैं कि अगर क्लॉक मोशन में है तो वो हमेशा स्लोली रन करेगी एज कंपेयर टू रेस्ट। इसकी मैं अगर आपको एक एग्जांपल दूं तो फर्ज कर लेते हैं कि हमारे पास जो फ्रेम एस प्राइम है वो मूव कर रहा है विद वेलोसिटी v इज इक्वल टू 0.8 c। उसके बाद हम कंसिडर करते हैं कि जो इवेंट एस प्राइम फ्रेम के अंदर अकोर हुए थे वो ऑब्जर्वर ए के लिहाज से पहले इवेंट और दूसरे इवेंट के दरमियान का जो टाइम इंटरवल था वो 344 मिनट है, यानी कि प्रॉपर टाइम इंटरवल हमारे पास 344 मिनट है, यानी कि सेकंड इवेंट फर्स्ट इवेंट से 344 मिनट बाद अकोर हुआ है। लेकिन जो ऑब्जर्वर एस फ्रेम के अंदर मौजूद है वो क्या ऑब्जर्व करेगा कि अगर प्रॉपर टाइम यानी कि ऑब्जर्वर ए ने जो टाइम मेजर किया है वो अगर 344 मिनट है तो ऑब्जर्वर बी जो एस फ्रेम के अंदर मौजूद है वो जो टाइम को मेजर करेगा वो 573.33 मिनट होगा।
क्योंकि हमारे पास रिलेशन मौजूद है बिटवीन प्रॉपर टाइम एंड डायलेटेड टाइम t इज इक्वल टू गैमा टी नाट। गैमा की अगर हम वैल्यू पुट करते हैं तो वो आता है t इज इक्वल टू 1/√1 माइनस वी स्क्र ओवर सी स्क्र साथ में मल्टीप्लाइड बाई टी नाट। और हमने प्रॉपर टाइम को 344 मिनट बोला हुआ है और वेलोसिटी v को हमने 0.8 c बोला हुआ है। अगर आप ये दोनों वैल्यू उठा के इस फार्मूले के अंदर पुट करते हैं तो आपके पास जो डायलेटेड टाइम आ जाएगा वो आएगा t इज इक्वल टू 573.33 मिनट। अब यहाँ पे हमने क्या देखा कि जो प्रॉपर टाइम था वो 344 था और जो हमारे पास डायलेटेड टाइम है वो ज़्यादा आया है, वो आया है 573.33। ये कितना ज़्यादा आया है? अगर हम इनको इसकी परसेंटेज निकालें 344 डिवाइडेड बाई 573.33 मल्टीप्लाइड बाई 100 तो हमारे पास आंसर आता है 60%। यानी कि जो डायलेटेड टाइम है वो हमारे पास 60% ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू प्रॉपर टाइम। तो यहाँ से हम यूँ कह सकते हैं कि डायलेटेड टाइम इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन प्रॉपर टाइम। अब यहाँ पे हम एक छोटा सा केस डिस्कस कर लेते हैं कि फ़र्ज़ करें कि जो फ्रेम एस प्राइम है जिसके अंदर इवेंट अकोर हो रहे थे वो मूव नहीं कर रही बल्कि वो भी रेस्ट के ऊपर है। फ्रेम एस भी रेस्ट के ऊपर है और फ्रेम एस प्राइम भी रेस्ट के ऊपर है। तो अगर दोनों रेस्ट के ऊपर हैं तो मतलब दोनों के अंदर कैलकुलेट होने वाला टाइम्स एक दूसरे के बराबर आना चाहिए, क्योंकि इफेक्ट तो सिर्फ रिलेटिव वेलोसिटी की वजह से आता है। अब दोनों के दरमियान रिलेटिव वेलोसिटी नहीं है तो दोनों के लिए जो मेजरमेंट होनी चाहिए वो बराबर होनी चाहिए। तो इसके लिए हम अगर हमारे पास डायलेटेड टाइम का फार्मूला है t इज इक्वल टू 1/√1 माइनस वी स्क्र ओवर सी स्क्र टी नाट, तो आप यूँ करें कि अब वेलोसिटी एस प्राइम फ्रेम की तो हमारे पास 0 है, वो एस प्राइम फ्रेम के लिए v इज इक्वल टू 0 पुट करें तो आप क्या देखते हैं कि गैमा की वैल्यू हमारे पास 1 आ जाती है। तो t इज इक्वल टू टी नाट, यानी कि प्रॉपर टाइम और रिलेटिविस्टिक टाइम दोनों एक दूसरे के बराबर आ जाएंगे। अगर रिलेटिव वेलोसिटी मौजूद नहीं है तो रिलेटिव इफेक्ट ऑफ टाइम भी हमारे पास मौजूद नहीं होंगे। अब एंड पे हम एक छोटा सा और केस डिस्कस कर लेते हैं कि अगर हम कंसिडर करें कि जो फ्रेम एस प्राइम है वो वेलोसिटी v इज इक्वल टू सी के साथ मूव कर रही है, यानी कि अगर वो स्पीड ऑफ लाइट की रफ्तार से मूव करना शुरू कर दे तो क्या होगा। हालांकि हम जानते हैं कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर फ़र्ज़ करें कि ऐसा पॉसिबल होता तो क्या होता। तो इसका आंसर ये है कि जो एस प्राइम फ्रेम के अंदर क्लॉक है वो जो एस फ्रेम के ऑब्जर्वर के लिहाज से चलना स्टॉप कर देगी, यानी कि वो स्टॉप हो जाएगी और जो हमारे पास एस फ्रेम के अंदर क्लॉक है वो इनफाइनाइट स्पीड के साथ, इन्फिनिटी स्पीड के साथ चलना शुरू कर देगी। ऐसा कैसे पॉसिबल है? तो हम अगर यहाँ पे देखें तो t इज इक्वल टू 1/√1 माइनस वी स्क्र ओवर सी स्क्र मल्टीप्लाइड बाई टी नाट। तो यहाँ पे आप v इज इक्वल टू सी अगर पुट करते हैं तो सी स्क्र ओवर सी स्क्र कैंसिल तो वहाँ पे 1 आ जाता है। तो d न्यूमिनेटर में हमारे पास स्क्वायर रूट के अंदर 1 माइनस 1 यानी कि 0 टर्म आ जाती है। तो हम कह सकते हैं कि t इज इक्वल टू 1/0 टी नाट। अब अगर आप यहाँ पे यूँ करें कि 1/0 को अगर आप कंसिडर करते हैं तो वो इन्फिनिटी के बराबर होता है। तो इन्फिनिटी मल्टीप्लाइड बाई टी नाट इज इक्वल टू इन्फिनिटी, तो यानी कि t का आंसर हमारे पास इन्फिनिटी आ जाता है, यानी कि जो टाइम है वो इन्फिनिटी की स्पीड से क्लॉक जो है वो रन करना शुरू कर देगी। लेकिन अगर आप 1/0 को एक और तरीके से डील करें कि नीचे जो d न्यूमिनेटर में 0 है उसको दूसरी साइड पे मल्टीप्लाई कर दें तो 0 मल्टीप्लाइड बाई t इज इक्वल टू 0, तो आपके पास t नाट के लिए जो आंसर आ जाएगा वो 0 आ जाएगा। तो मतलब क्या कि अगर एस प्राइम फ्रेम स्पीड ऑफ लाइट से मूव करती है तो डायलेटेड टाइम इन्फिनिटी टाइम डायलेट हो जाएगा और जो प्रॉपर टाइम है वो 0 हो जाएगा, यानी कि जो हमारे पास प्रॉपर टाइम है वो मूव ही नहीं करेगा बल्कि क्लॉक जो है वो स्टॉप कर जाएगी। तो ये था एक एनिमेटेड फॉर्म में एक्सप्लेन किया गया स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के लिए टाइम डायलेशन का कॉन्सिक्वेंसेस।